हेलो बच्चों, देखिए इससे बस इस टाइप के प्रीवियस ईयर एनटीएस के क्वेश्चन है दोनों। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन दिए जाएंगे तो उनको आप किस टाइप से सॉल्व करेंगे ये आपको बताया जाएगा। ऐसे 2-3 क्वेश्चन है बुक के अंदर जो आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए इससे बस जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, जैसे क्वेश्चन 1 है, इसका जो सोल्यूशन की हम बात करें, देखिए इससे बस आपसे पूछा है कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक, इन दोनों ब्लॉक के इन बिटवीन जो कॉन्टैक्ट फोर्स है उसकी वैल्यू पूछी गई आपसे। ये M1 है, ये M2 है, यहाँ फोर्स अप्लाई किया गया है, ठीक है। तो इनके इन बिटवीन जो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा उसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होगा इनके इन बिटवीन, ये होगा कॉन्टैक्ट फोर्स। टी से मैंने उसको सपोज लिख दिया, ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान से देखना, सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा, यहाँ एक्सेलरेशन निकालनी। एक्सेलरेशन क्या है कि नेट फोर्स डिवाइडेड बाय में नेट मास, ये तो हुई एक्सेलरेशन। अब जब भी कॉन्टैक्ट फोर्स पूछा जाए किसी के इन बिटवीन 2, 3, 4, 5 जितने ब्लॉक हैं, तो जहाँ जिसके ऊपर फोर्स लगा है उसको छोड़कर जो पीछे का जो पोर्शन बच गया, कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ब्लॉक ए एंड बी, सपोज कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स इज क्या होगा। तो कॉन्टैक्ट फोर्स को मैंने टी से लिखा, तो जो मास रिमेनिंग है इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, m2f डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो ये था बेटा कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। तो हो जाएगा। एक और क्वेश्चन मैं आपको ऐसा ही दे रहा हूँ जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। सपोज यहाँ पर 3 ब्लॉक हैं, 10 kg, 3 kg एंड 2 kg, ठीक है। सपोज यहाँ पर जो है फोर्स 60 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है। हमें क्या करना है, कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है बिटवीन दीज टू ब्लॉक्स, बिटवीन दीज टू, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्स हमें यहाँ निकालना है। कैसे निकलेगा, देखिए सबसे पहला काम क्या होगा, आपको एक्सेलरेशन निकालनी। तो एक्सेलरेशन क्या होगी, नेट फोर्स मीन 60 न्यूटन डिवाइड बाई सबका मास 2 + 3 5 + 10 कितना हो गया 15। एक्सेलरेशन कितना है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायरेक्शन वही जो फोर्स की डायरेक्शन है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अब कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है। कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन 10 एंड 3 kg ब्लॉक, कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन 10 एंड 3 kg ब्लॉक। तो क्या होगा, जो मास पीछे बच गया कितना 3 + 2 5 इंटू एक्सेलरेशन कितनी है 4, कितना है 20 न्यूटन। अब कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन 3 kg एंड 2 kg ब्लॉक, ये कितना होगा, तो जितना मास बच गया कितना बच गया 2 इंटू में एक्सेलरेशन कितनी 4 मीन्स 8 न्यूटन। तो इस टाइप से आपको कोई भी कॉन्टैक्ट फोर्स अगर निकालना हो तो निकाल सकते हैं। तो कोई यहाँ पर आप किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए बस नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन 2 की बात। तो देखिए क्वेश्चन 2 में क्या है, आपको देखने में तो ये बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं तीनों केसेस, जो यहाँ पर डिफरेंट केस है। इस केस में सपोज एक्सेलरेशन है A1, यहाँ एक्सेलरेशन है A2, यहाँ एक्सेलरेशन A3। ऑप्शन है क्या है, तीनों इक्वल होंगे, डिफरेंट होंगे, क्या होंगे, ठीक है। कभी भी जब 2 ब्लॉक थे, यहाँ देखें, जब 2 ब्लॉक थे शाबाश, मास M1 मास M2, और M2 अगर ग्रेटर देन था M1 से, तो उस केस में मैंने आपको एक्सेलरेशन तो बताई थी बेटा, ज़्यादा मास माइनस कम मास इंटू जी डिवाइड बाई M1 प्लस M2, ठीक है। और टेंशन बताई थी क्या 2m1 m2 g डिवाइड बाई M1 प्लस M2 डायरेक्ट। तो उसका फॉर्मूले का यूज करें। एक्सेलरेशन केस 1 देखें बस। केस 1 में एक्सेलरेशन क्या आएगी, नेट फोर्स कितना है 2mg, और ये mg वेट लगेगा नीचे 2mg माइनस mg, नेट फोर्स हुआ 2mg माइनस mg डिवाइड बाई में मास तो सिर्फ एक ब्लॉक ही है सर, लो लिख दिया 2mg माइनस mg कितना बचा mg बाई m कितना हुआ ओनली g, तो ये आ गया g। सेकंड केस देखें, केस 2, इसको हम A1 लिख रहे हैं, A2 नेट फोर्स कितना हुआ 2mg यहाँ mg यहाँ, वेट जो है कितना हुआ 2mg माइनस mg डिवाइड बाई मास कितना 2m, और m कितना हुआ 3m। तो यहाँ से आ गया बेटा g/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केस नंबर 3,
केस नंबर 3 देखें शहबाज, जो लास्ट वहाँ आपको दिखाई दे रहा है, तो वहाँ एक्सेलरेशन क्या होगी, नेट फोर्स mg, ये mg इसका वेट और 1 mg ये, तो ये ज़्यादा हुआ तो 2 mg माइनस mg डिवाइडेड बाय में मास कितना है, ब्लॉक m और m 2 है, कितना आया g/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। g की वैल्यू आप 10 पुट कर सकते हो। तो सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन किस में हुई, फिर कम किस में हुई, तो a1 जो है, a1 की वैल्यू आई g, तो ये एक्सेलरेशन क्या है सबसे ज़्यादा। फिर g/2, तो ये ज़्यादा, तो इसको लिखोगे a1 इज ग्रेटर दैन a3, और a3 किससे ज़्यादा है, a2 से, तो ये इसका रिजल्ट था। ओके, हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। इस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली कर लेंगे। अब देखिए शहबाज, न्यूटन के थर्ड लॉ से हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बाय द एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखिए शहबाज, इसकी जो एप्लीकेशन है, कंजर्वेशन ऑफ linear momentum, conservation of linear momentum using Newton's third law of motion, using Newton's third law of motion। तो देखिए शहबाज कैसे होगा। सपोज दो ऑब्जेक्ट हैं, सपोज वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स having masses m1 and m2, m1 and m2, okay, are moving with velocity u1 and u2 before collision, and after collision their velocity becomes v1 and v2। देन अब देखिए शहबाज, दो ऑब्जेक्ट है जिनका मास m1 m2 है, वेलोसिटी u1 u2 थी, और आफ्टर कोलिजन की वेलोसिटी चेंज हो जाती है। अब यहाँ देखिए शहबाज, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन f12 इज इक्वल टू माइनस f21, ये आप सभी ने पढ़ा है। ठीक है, एक्शन रिएक्शन फॉर्म है। एक्शन रिएक्शन नंबर 1 तो बेटा ये दोनों फोर्स होते हैं, एक्शन और रिएक्शन क्या होते हैं, फोर्स होते हैं। ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ। नंबर 3 जो इम्पोर्टेंट है, ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होते हैं, अप्लाई ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, डिफरेंट बॉडी, डिफरेंट पार्टिकल। ठीक है, तो अब देखिए शहबाज, F12 होगा क्या, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ की अगर बात करें, F इज इक्वल टू dp/dt होता था। ठीक है, याद होगा सभी को। अब यहाँ पर देखिए F12 का मतलब क्या है, 1 के ऊपर फोर्स बाई 2, फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट 1 बाई 2, फर्स्ट के ऊपर फोर्स लगा, 2 ने अप्लाई किया, इंटरनल फोर्स है दोनों, एक्सटर्नल नहीं है। F21 क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट 2/1। अब मुझे बताओ यार, फर्स्ट पे फोर्स लगेगा तो मोमेंटम भी फर्स्ट का चेंज होगा, और सेकंड पे फोर्स लगेगा तो मोमेंटम सेकंड का चेंज होगा। अब ये जो F12 ये क्या कहता है, फर्स्ट का मोमेंटम चेंज हुआ, किसने चेंज किया, सेकंड ने। अब फर्स्ट का मास क्या था, फर्स्ट का मास था m1, ठीक है, मोमेंटम चेंज हुआ तो इसको लिखेंगे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम किसका, फर्स्ट का। फर्स्ट है, इसके लिए मैं 1 लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, माइनस साइन। अब F21 सेकंड का मोमेंटम चेंज हुआ तो सेकंड को लिखना पड़ेगा F फाइनल माइनस इनिशियल, किसको, सेकंड को, 2 को। अब देखिए मोमेंटम जब निकालेंगे तो मास तो सेम रहेगा, मोमेंटम का फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी। पहले की वेलोसिटी क्या हो चुकी है कोलिजन के बाद, v1 माइनस u1, माइनस साइन लगाएंगे। ठीक है, मास क्या था सेकंड के लिए, m2 बाहर क्योंकि सेम रहेगा। ठीक है, फाइनल मोमेंटम क्या हुआ, स्क्वायर नहीं बेटा 2 है, जस्ट समझाने के लिए आपको। तो सेकंड का मोमेंटम वेलोसिटी कितने, v2, और इनिशियल क्या थी, u2। ठीक है, तो इन दोनों को लिखो यहाँ पर m1 v1 माइनस m1 u1
माइनस m2v2 प्लस m2u2। u1 को इस साइड ले जाओ, ठीक है, और इसको इस साइड ले जाओ, क्या बनेगा m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2। ये मोमेंटम कौन सा है, पहले जो था बिफोर, और ये मोमेंटम कौन सा था, आफ्टर। तो यही तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम था कि लीनियर मोमेंटम बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन क्या रहेगा, सेम रहेगा। कब, जब एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर क्या हो, जीरो हो। एक्सटर्नल फोर्स जिस केस में जीरो होगा तो उस केस में इस टाइप से होगा। ओके, हो जाएगा। इस टाइप की कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है तो आप उसको इजीली टैकल कर पाएंगे। किसी टाइप की आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आएगी। इस टाइप के कोई भी न्यूमेरिकल अगर आप फेस करेंगे तो उसको इजीली क्लियर कर देंगे। और देखिए सिलेबस, ये देखिए सिलेबस क्वेश्चन है, ए बुलेट ऑफ मास ए वेलोसिटी बी, कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दे देता है, मास ए है वेलोसिटी बी, इज फायर्ड इनटू ए ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ मास सी, इफ लॉस ऑफ एनी मास एंड फ्रिक्शन बी नेग्लेक्टेड देन द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम विल बी। ठीक है, ना तो यहाँ पर आपके पास फ्रिक्शन भी नेग्लेक्ट किया गया, लॉस ऑफ एनी मास भी नेग्लेक्ट किया गया। तो इस टाइप से ये कोई वुडन ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ से कोई बुलेट जो है वो फायर की जाती है, ठीक है, और ये वुडन ब्लॉक है। यहाँ से होगा क्या, बेसिकली आपको प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में अप्लाई करना है। अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम या कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जैसे ही अप्लाई करेंगे तो लीनियर मोमेंटम बिफोर मास क्या था a, वेलोसिटी क्या थी b, प्लस मास, ये जो ब्लॉक है इसका मास क्या था, ये तो एट रेस्ट है, ठीक है, इसका चाहे मास c है, डजेंट मैटर, बट इट इज़ इनिशियली एट रेस्ट, तो इसकी वेलोसिटी स्टार्टिंग क्या थी, जीरो। उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर कोलिजन जैसे ही टकराए तो दोनों के दोनों एक ही कॉमन वेलोसिटी से चले, वो वेलोसिटी हमें निकालनी है। मास तो दोनों का ऐड होगा, a प्लस c, कॉमन वेलोसिटी v डैश, v डैश विद द वेलोसिटी ऑफ सिस्टम हियर, जिससे दोनों के दोनों चले हैं, तो v डैश हमें निकालना, तो v डैश का जो आंसर आएगा ए बी डिवाइड बाई a प्लस सी, तो ये इसका आंसर रहेगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। ए मशीन गन हैज़ ए मास ऑफ 30 kg, द मशीन गन फायर 35 ग्राम बुलेट्स एट द रेट ऑफ 400 बुलेट्स पर मिनट। एक मिनट में 400 बुलेट्स जो राउंड है वो कंप्लीट किए जाते हैं विद स्पीड ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड। व्हाट फोर्स मस्ट बी अप्लाइड टू द गन सो दैट द गन इज केप्ट इन द पोजिशन। तो ये पूछा गया हमसे कि उस पोजिशन में रहे तो वहाँ पर हमें कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो फोर्स का वैसे तो फॉर्मूला था मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, या फिर मास इंटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी बाय टाइम। लेकिन यहाँ नंबर की बात की गई है, आपके पास अगर देखेंगे इतने नंबर ऑफ बुलेट पर सेकंड, तो यहाँ पर कभी भी एन की बात की जाए तो एन से आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एफ का जो रिजल्ट आएगा नंबर ऑफ बुलेट पर सेकंड कितना हुआ, ये एन है नंबर ऑफ बुलेट पर सेकंड, नंबर ऑफ बुलेट पर सेकंड। ये तो मिनट में क्यों है, तो पर सेकंड आपको इसको बना सकते हो ना, एन इज इक्वल टू 400 बाई 60, 0 से 0 कैंसिल, 40 बाई 6, आगे कर दो 2 से 3, 2 से 20, तो एन की वैल्यू आई 20 बाई 3। देखिए से बस हमें स्टॉप किसको करना है, बुलेट्स को, ना कि गन को। तो मास किसका लिया जाएगा, बुलेट्स का लिया जाएगा। एन कितना 20 बाई 3 और मास कितना 35 ग्राम, 35 ग्राम को हमने केजी में ब्रेक कर लिया। वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी यहाँ पर कितनी 400 मीटर पर सेकंड, तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे बेटा, 1 से कैंसिल, तो ये आपके पास इतने आया 8 35 बाई में 3, ठीक है। तो अब इसको आगे आप सोल्व करेंगे तो 8 पे कितने पे जाएगा 4, फिर 24 और 28 3, ये आप कितने पे जाएगा, अगर आप इसको फर्दर डिवाइड करेंगे फिर 9, फिर 3.3 न्यूटन, तो इतना ये फोर्स आएगा 93.3 न्यूटन। ओके, अब देखिए सिलेबस, कई बार ये पूछ लिया जाता है कोई ऑब्जेक्ट है, मास कुछ भी गिवन है और वेलोसिटी डिफरेंट है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। इनर्शिया का भी पूछा जाए, इनर्शिया क्या मेजर करता है, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जिसका मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, इस टाइप से पूछा जाए तो। और न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो क्या करता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ये डेफिनेशन देता है, डेफिनेशन ऑफ फोर्स। और मेजर कौन करता है, मेजरमेंट कौन करता है फोर्स की,
मेजरमेंट ऑफ फोर्स अगर पूछ लिया जाए तो वो है न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ। ये फर्स्ट लॉ, ये सेकंड लॉ। न्यूटन का जो सेकंड लॉ है इसी को रियल लॉ बोला जाता है। न्यूटन के सेकंड लॉ को ही रियल लॉ बोला जाता है। और रॉकेट की अगर बात की जाए, प्रिंसिपल आ जाए तो किस प्रिंसिपल बेस है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, रॉकेट का केस आ जाए, आपसे पूछ लिया जाए कि किस कंजर्वेशन के लॉ पे लॉ को ऑबे करती है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन लॉ के ऊपर। कई बार ये पूछ लिया जाता है कोई ऑब्जेक्ट है, मास 3 kg है और 10 मीटर पर सेकंड की यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रहा है, तो कितना फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पर इसको इसी कांस्टेंट वेलोसिटी लेकर जाने के लिए? तो जो फोर्स होगा वो 0 न्यूटन होगा। 0 कैसे होगा? क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो उस केस में जो फोर्स होता है रिजल्टेंट, उसकी वैल्यू क्या होती है? 0 न्यूटन। क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू, अगर वेलोसिटी का चेंज ही नहीं होता, एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0, तो फोर्स भी वहाँ पर क्या होगा? 0 होगा। इस टाइप से कोई भी न्यूमेरिकल आप क्लियर कर सकते हैं, कोई भी कंसेप्ट। हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th, वेलकम आप सभी का। तो आज का जो चैप्टर है वो ग्रेविटेशन। इससे पहले हम मोशन, सर्कुलर मोशन के बारे में हमने पढ़ लिया और उसके बाद सर्कुलर मोशन जो थी उसके बारे में हमने स्टडी किया और उसके बाद जो NLM था, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम 4th चैप्टर जो है ग्रेविटेशन NTSC कोर्स का, तो उसके बारे में आज बात करें। ठीक है, ग्रेविटेशन के बारे में समझेंगे, फिर जो केपलर के लॉ हैं या न्यूटन, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है कहाँ यूज होता है, एक्सपेरिमेंटल क्या है सर, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो आइए सिलेबस हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन क्या है ये, इसके बारे में समझते हैं सिलेबस बिल्कुल डिटेल में। तो देखिए सिलेबस है कि पहले समझिए, ये कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, कोई भी दो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हैं, सपोज ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी। ओके, अब क्या है, यहाँ से इसके सेंटर की जो रेडियस है वो है आर और इसका मास है बेटा सपोज कैपिटल एम, और ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मास है स्मॉल एम। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास है। तो इसकी जो स्टेटमेंट है न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन की, इसके अकॉर्डिंग क्या है बेटा, देखना, इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट, अट्रैक्टिव फोर्स होता है इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिखा गया है, बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स is such that the magnitude of force is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them, तो ये है बेटा आपके पास न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो इसके बारे में आपने पढ़ा। अब हम बात करते हैं इसकी मैथमेटिकली, कि मैथमेटिकली इसको किस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे, क्या सर वो कांस्टेंट यूज होगा, उसकी SI यूनिट क्या होगी, CGS यूनिट क्या होगी। तो देखिए सिलेबस, यहाँ से हम ये लिख सकते हैं स्टेटमेंट से, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मास। प्रोडक्ट किस किस का? कैपिटल M का। कुछ एक बुक में M1 M2 भी लिख रखा है, तो उससे आपको बेटा बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। नंबर 2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। फ्रॉम 1 and 2 हम लिख सकते हैं m स्मॉल m by r स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के कांस्टेंट लगाया जाएगा, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये जो आप देख पा रहे हैं, इस G को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सर इसको यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं?
यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल इसलिए बोलते हैं, चाहे अर्थ पे चाहे मून पे कहीं चले जाना आप, लेकिन कैपिटल जी जो है इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो। मीडियम डिपेंडेंट नहीं, ये मीडियम पर डिपेंड ही नहीं करता, ठीक है। कैपिटल जी की वैल्यू हमेशा ही फिक्स रहेगी, और वो क्या है वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर केजी स्क्वेयर। ये सर कैसे लिखी, चलो आइए इसके बारे में समझते हैं हम। ये जो वैल्यू लिखी उसके आगे यूनिट कहाँ से आई, सीजीएस में क्या होगी सर, एसआई में क्या होगी, तो आइए शाबाश अभी लिखते हैं उसके बारे में, देखना शाबाश। यहाँ देखें शाबाश, अभी जो फोर्स मैंने यहाँ लिखा है वो मैंने ये लिखा है फिजिकल टू जी, मैग्नीट्यूड में है बेटा, मैग्नीट्यूड में। अगर यहाँ आप वेक्टर लगाएंगे ना तो नेगेटिव साइन आएगा। नेगेटिव साइन फिजिक्स के अंदर क्या शो करता है, अट्रैक्शन। नेगेटिव साइन क्या शो करता है, अट्रैक्शन। आर का फिनिश वेक्टर नेगेटिव साइन अट्रैक्शन के लिए यूज किया जाता है, पॉजिटिव साइन रिपल्सन के लिए। अब देखिए शाबाश, यूनिट हो या कोई भी न्यूमेरिकल हो कैसे निकाल जाता है, कैलकुलेट द यूनिट ऑफ कैपिटल जी। जिसके बारे में यूनिट निकालनी हो या फिर फॉर्मूला निकालना हो या फिर उसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी हो तो उसको एक साइड और सबको एक साइड, ठीक है। अब मुझे बताइए फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। रेडियस स्क्वायर मीटर स्क्वायर, मास केजी, और केजी कितना हो गया, केजी स्क्वायर, ठीक है। ये तो भी ऐसा यूनिट। अब बात करते हैं सर सीजीएस यूनिट क्या होगी, तो सीजीएस में न्यूटन को क्या लिखते हैं बताएं शाबाश, डाइन, मीटर को सेंटीमीटर, केजी को ग्राम स्क्वायर। ओके, ये और बता देते हैं 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर कितने डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय ग्राम स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। तो देखिए 1 न्यूटन कितने डाइन, 10⁵ क्लियर इतनी बात। मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 स्क्वायर है तो यहाँ पर 2 बार लिख दिया। केजी में कितने ग्राम, 1000। ओके, यहाँ से जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दें, ये पावर बच गई 3, ठीक है। तो मुझे बताएं शाबाश, अगर कैपिटल जी की वैल्यू ऐसा यूनिट में क्या थी 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ये थी। अगर इसको हम डाइन में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 6.67 10⁻⁻11 इंटू 10⁻³ डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। कितनी हुई है वैल्यू, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, पता होगा आप सभी को। 6.67 10⁻, कितनी हुई 8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर हो जाएगा। इसमें कोई खास बात नहीं थी, आप इसको इजीली कर सकते हैं। इसमें कोई किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम आपको बिल्कुल भी फेस करने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये था बेटा कैपिटल जी के बारे में। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, वैल्यू इसकी फिक्स रहेगी। कहीं पर भी हम जब अप्लाई करेंगे, चाहे यूनिवर्स के किसी भी कॉर्नर में अप्लाई करेंगे, कैपिटल जी सेम रहेगा। एक होता स्मॉल जी, कैपिटल जी, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये कैपिटल जी के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ते हैं कि सर ये जो फोर्स है न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन है, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए शाबाश, क्या क्या खास बातें हैं सर इसके अंदर न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन में, तो वो देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक तो नंबर 1 तो जो बेटा ये है, इट ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉज ऑफ मोशन। इट ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉज ऑफ मोशन। एक्शन रिएक्शन जो है न्यूटन का थर्ड लॉ, उसको ये ओबे करता है, ठीक है। न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन जो फोर्स है। नंबर 2, इट इज सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स है, सेंटर की तरफ लगता है। अगर 2 ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, तो ऐसे लगेगा, ये नहीं कि सर ऐसे लग गया, ये गलत है, ठीक है। नंबर 2, सेंट्रल फोर्स मीन इट एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द 2 बॉडी, between the center of 2 bodies. Number 3, it is inverse square law या it obey inverse square law।
ये इनवर्स स्क्वायर लॉ है। कैसे इनवर्स स्क्वायर लॉ? इनवर्स स्क्वायर लॉ क्यों बोलते हैं इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ? क्योंकि जो फोर्स आया आपने अभी पढ़ा था, ठीक है, इसको ओबे करता है, ठीक है, ये आपने पढ़ लिया। नंबर 4, इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। ये क्या है? कंजर्वेटिव भी है नेचर के अंदर, इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। नंबर 5, वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। ये वीकेस्ट फोर्स है इन नेचर। जो 4 फोर्स है ना फंडामेंटल फोर्स, उनमें सबसे वीक है। 4 फंडामेंटल फोर्स कौन कौन से हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर कौन है इससे बड़ा? कौन है? वीक न्यूक्लियर फोर्स, फिर कौन है? इलेक्ट्रोडायनेमिक फोर्स, फिर कौन है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग जो सबसे स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, याद रह जाएंगे आपको। वीकेस्ट फोर्स में, वीकेस्ट फोर्स इन नेचर है। नंबर 6, ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ठीक है। तो इस टाइप से होगा। ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो थी आप लोगों को याद रखनी है, तो आप इसको याद रख लें, कोई खास बात इसमें नहीं आएगी। जो भी न्यूमेरिकल आएंगे उसको आप इजीली सॉल्व करेंगे बाय द फॉर्मूला F = कैपिटल G m1 m2 by r²। ओनली आपसे मैग्नीट्यूड यहाँ पूछा जाता है, उसको इजीली आप बता सकते हैं। और ये जो है इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th में जो आएगा उससे रिसेंबल करता है, मैच करता है। तो ऐसे बस कुछ न्यूमेरिकल हम यहाँ डिस्कस करते हैं इसके रिगार्डिंग, जिससे आपको एक कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए शायद एक न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं जिससे आपको एक कंसेप्ट जो है और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन ये है, 2 ऑब्जेक्ट हैविंग मास m and 2m, ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट है, मास है m और 2m, d डिस्टेंस इनको सेपरेट किया गया है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। कोई थर्ड जो ऑब्जेक्ट है, स्मॉल ऑब्जेक्ट, उसको कहीं पर प्लेस किया जाता है, सपोज किसी भी पॉइंट पर, जिसका मास m डैश हमने मान लिया। इस टाइप से प्लेस करना कि जो ये बॉडी है A और B, यहाँ इस पॉइंट पर नेट जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 0 हो जाएगी। नेट ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स 0, नेट ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स 0। उस पॉइंट पर रखना है जहां पर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों ऑब्जेक्ट की वजह से क्या हो जाए? 0, ठीक है। तो ऐसे बस चेक करते हैं किस टाइप से होगा। यहाँ रखा गया है, ये डिस्टेंस सपोज हमने x मान ली, ये क्या होगी? d - x, इसी टाइप से होगी। अब यहाँ देखिए सर, बस इनके इन बिटवीन जो फोर्स लगेगा, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, इन दोनों के इन बिटवीन जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा? फोर्स का फॉर्मूला ड्यू टू A, क्या फॉर्मूला होगा? कैपिटल G m1 m2 डिवाइड बाय में डिस्टेंस का स्क्वायर, नंबर 1। अब जो B जो बॉडी है इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी वो क्या होगा? कैपिटल G इंटू 2m इंटू m डैश डिवाइड बाय में डिस्टेंस का स्क्वायर। वो डिस्टेंस क्या होगी? d - x, क्योंकि टोटल डिस्टेंस क्या है? d है, x हमने अज्यूम किया, तो d - x का स्क्वायर। अब क्या है? नेट रिजल्टेंट 0 तभी होगा जब दोनों के दोनों क्या हो? इक्वल हो, ठीक है। कंडीशन ये होगी, इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या होगी? दोनों फोर्सेस का इक्वल होना नेसेसरी है। अब दोनों को जब इक्वल करेंगे हम, देखिए शाबाश, वैल्यू पहले पुट नहीं करनी क्योंकि कैंसिल हो जाएंगे बहुत से फैक्टर, ठीक है। कैपिटल G से कैपिटल G कैंसिल, m डैश से m डैश कैंसिल, m से m कैंसिल, ओके। यहाँ जो बचेगा क्या हुआ? d - x जो इसका स्क्वायर डिवाइड बाई x² = 2, यही आया, ठीक है। अब रूट से यहाँ से हटा देते हैं इसको, तो लिखेंगे d - x डिवाइड बाई x = √2। अब यहाँ से अगेन सोल्व करें इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो क्या आएगा? d - x √2 × x। √2 और √2 है जो, इनको एक साथ लिख लो, प्लस माइनस की फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो d है, d = x कॉमन लेंगे तो आएगा प्लस माइनस अंडर द रूट +1, ठीक है। x की वैल्यू क्या है? d डिवाइड बाई 1 प्लस माइनस √2। अब ये दो वैल्यू यहाँ हो चुकी है आपके पास, इनमें से कौन सी वैल्यू सर ठीक रहेगी? ठीक है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो x = दोनों ही रिजल्ट लिख कर देख लेते हैं।
ठीक है, एक रिजल्ट हमने ये लिखा, एक रिजल्ट क्या है, डी डिवाइड बाई 1 माइनस रूट। अब 1 माइनस रूट टू क्या हुआ, रूट टू होता है 1.414 इसके आसपास। अगर इसमें माइनस करेंगे तो नेगेटिव में रिजल्ट आएगा, तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, इसलिए रिजल्ट क्या आएगा, एक्स डी 1 प्लस रूट। तो इस टाइप से आप ये बता सकते हैं। ठीक है, अब इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है सर, अगर एक्सपेरिमेंटल वे में बात की जाए, जितने भी प्लेनेट रिवॉल्व कर रहे हैं इंक्लूडिंग अर्थ अराउंड द सन, वो किसकी वजह से रिवॉल्व कर रहे हैं, जितने भी सैटेलाइट हैं प्लेनेट के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, तो वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऐसा हो रहा है। ओशियन के अंदर बात करें, टाइड्स जो लहरें उठती हैं वो किसकी वजह से हो रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून। तो इसकी वजह से सारे हैपनिंग जो है ये हो रही है यहाँ पर। ठीक है, या फिर एटमॉस्फेयर की बात करें, एटमॉस्फेयर भी किसकी वजह से, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसके साइंटिफिक जो रीज़न थे ये हैं, और इसके बारे में जो पढ़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था उसको क्लियर हुआ होगा किस टाइप से आप इसको निकालेंगे। अट्रैक्टिव फोर्स होता है, सेंट्रल फोर्स है, कंजर्वेटिव इन नेचर है, न्यूटन के थर्ड लॉ को ओबे करता है। तो ये सारी बातें थी इसके बारे में, आज बिल्कुल ही बेसिक था, स्टार्ट किया इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट टाइम हम और ज़्यादा इसके जो इंपॉर्टेंस है, जी की वैल्यू कहाँ कहाँ चेंज होती है, स्मॉल जी है, शेप की वजह से, रोटेशन की वजह से, हाइट की वजह से, डेप्थ की वजह से, वो सभी केसेस इसके बाद में हम लेटर डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।